चाहे मशीन हो चाहे ब्रेन हो, अगर यूज़ नहीं करेंगे तो धीरे 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 खत्म होता जाएगा। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि आपकी जो टेक्निक है वो टेक्निकली गूगल जैसी टेक्निक को भी जो है चुनौती दे सकता है। आपने देखा होगा जब पेन पेपर वगैरह नहीं हुआ करते थे तब जी। हमारे ऋषि मुनि सिर्फ सुनकर के चीज़ों को याद रख लेते थे। तो ऐसे लड़के, ऐसे बॉय जो अपनी अभी सोशल मीडिया पे ट्रेंड में हैं, लोग हैं, गूगल बॉय कहते हैं लोग उन्हें। आप जब तक किसी भी चीज़ के फैक्ट नहीं समझोगे जी। तब तक वो चीज़ आपको याद नहीं रह सकती, चाहे भली कितनी भी टेक्निक यूज़ कर लो आप। क्या किताब पेज नंबर सहित याद करना संभव है? कि सर ये टेक्निक हमारे को चाहिए। देन मुझे लगा कि यार ये टेक्निक जो है अपने तक लिमिट ना रख करके इसको दुनिया तक पहुंचाना ज़्यादा ज़रूरी है। आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर महेश गौर, जिन्हें लोग मेमोरी गुरु के नाम से जानते हैं। एडुकेट के जरिए इन्होंने न सिर्फ हजारों बच्चों को पढ़ाया, आसान बनाने में मदद की, बल्कि पूरी किताब पन्ना दर पन्ना याद करने से विश्व रिकॉर्ड भी बना डाला। आज हम इनके साथ सिर्फ मेमोरी की कला पर नहीं बल्कि देश की मौजूदा शिक्षा व्यवस्था, एसएससी विवाद और छात्रों की मानसिक सेहत जैसे अहम मुद्दों पर बात करेंगे और साथ ही बात करेंगे बढ़ते सुसाइड मैटर पे भी। सर, स्वागत है आपका। सर, आपसे पहला सवाल यही बनता है कि आप मेमोरी गुरु में अपने आप को कैसे देखते हैं? देखो एक्चुअली मेमोरी गुरु तो ये नाम और टाइटल दिया हुआ है पब्लिक का, मीडिया का, बाकी लोगों का। जो हमारे रियल मेमोरी गुरु है वो तो स्वामी विवेकानंद जी थे जी। जो हमारे पुराने ऋषि मुनि थे वो थे। जी। हाँ, उन्हीं के पद चिन्हों पे चलते हुए उनकी थोड़े से 10% चीज़ें या कह सकता हूँ 5% चीज़ें सीखने की कोशिश की है। हाँ। और उसी के बेस पे हमने कुछ नई टेक्निक्स वगैरह जो उनको डेवलप की है। जैसे कि कई लोगों का ये कहना है कि आपने टेक्निक बनाई है, बनाने की ज़रूरत नहीं, हमारे एंशियंट टाइम में ये टेक्निक ऑलरेडी चली आ रही थी, हमने कभी इन पे ध्यान ही नहीं दिया। आपने देखा होगा जब पेन पेपर वगैरह नहीं हुआ करते थे तब हमारे ऋषि मुनि सिर्फ सुनकर के चीज़ों को याद रख लेते थे। जी। तो इसका मतलब कोई ना कोई टेक्निक, कोई ना कोई चीज़ें पहले थी जिनमें मेडिटेशन वगैरह तो थे ही थे, बट कुछ टेक्निक्स भी थी। उन टेक्निक्स को और उसके अलावा कुछ नई टेक्निक्स जो अलग अलग फॉरेन कंट्रीज़ के लोगों ने डेवलप की थी, बनाई थी, उनको लेकर के अभी हमने उनको रीडेवलप किया वापस आज के मॉडर्न एजुकेशन को ध्यान में रखते हुए। आज का जो कह सकते हैं स्टूडेंट्स हो गया या आज का जो ह्यूमन बींग्स है उसके ब्रेन को ध्यान में रखते हुए हमने उसको रीडेवलप किया वापस से। और जो मैं बोलना चाहूँगा वो ये है कि ये टेक्निक अगर आप यूज़ करते हैं तो आपके ब्रेन के इम्प्रूवमेंट में तो फ़ायदा मिलेगा ही मिलेगा, आपके एजुकेशन में, पढ़ाई में, चीज़ों को रिटेन करना, इन सब में बहुत फ़ायदा मिलेगा। डॉक्टर महेश, मुझे एक बात समझाइए, भारत में बहुत सारी चीज़ें थी जिसमें आप अपना करियर बना सकते थे। एडुकेट के साथ एक गुरु बनना, एक मेमोरी गुरु बनना, ये आपके दिमाग में कहाँ से आया? ये क्या एक नई टेक्निक है जो आप व्यूवर्स को समझाना चाहेंगे? व्हाट इज़ दिस एग्जैक्टली? ये एक्चुअली क्या मैं आपको बताता हूँ, मैंने अपने करियर की शुरुआत टीचिंग से की थी और मैं सीए फाइनल को जीएसटी पढ़ाता हूँ। जी। मतलब मैंने 15 से ज़्यादा किताबें जीएसटी पे लिख चुका हूँ मैं जी। और पिछले 15-16 साल से मैं इनडायरेक्ट टैक्स पढ़ा रहा हूँ। जीएसटी 2017 में, उससे पहले एक्साइज एक्ट, कस्टम्स एक्ट ये हुआ करता था। लेकिन मेरे को ये जो टेक्निक थी, ये टेक्निक मुझे पहले से शुरू से काफ़ी अच्छी लगती थी, इनको डेवलप करना मुझे अच्छा लगता था। फिर 2008-9 में जोधपुर के एक सेमिनार में एक मेमोरी कोच आए थे जी। उनसे मेरी मुलाकात हुई थी, उनसे मैं काफ़ी इंस्पायर हुआ जी। उन्होंने मुझे 2-3 ट्रिक्स वगैरह बताई थी, तो मैंने कहा कि इनको बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पे ले जाया जा सकता है अगर इन पे रिसर्च की जाए। तो मैंने वो रिसर्च पहले लिमिटेड रखी थी, मैं अपने स्टूडेंट्स के लिए उनको यूज़ करता था। फिर सडनली एक दिन एक पॉडकास्ट लिया जाता है मेरा, एक बहुत बड़े यूट्यूबर है गौरव ठाकुर, उन्होंने एक पॉडकास्ट लिया था मेरा जो एजुकेशन से रिलेटेड था। वहाँ पर मैंने कहा कि बुक विद पेज नंबर भी याद हो सकती है, तो उनको थोड़ा सा ताज्जुब हुआ कि ये कैसे पॉसिबल है कि बुक विद पेज नंबर कोई कैसे याद कर सकता है। तब उन्होंने मुझे बोला, मेरा खुद ये सवाल बनता है, वो कैसे याद रख सकता है? ऐसी कौन सी टेक्निक है कि जो है डेटा के साथ आप नंबर भी बुक का जो है याद रख लो? उसमें क्या होता है कि फिर मैंने उनको बोला, मैंने कहा ठीक है, तो मैंने एक जो स्टूडेंट थे उनको बुलाया, उनको मैंने वो टेक्निक्स वगैरह सिखाई। सिखाने के बाद में उनको मैंने वो बुक विद पेज नंबर याद करवाई। देन उन यूट्यूबर जो थे गौरव ठाकुर जी, उन्होंने उनका एक टेस्ट लिया और वो टेस्ट लेने के बाद उसका एक वीडियो बनाया उन्होंने। वो पेज नंबर बोलते और वो जो स्टूडेंट थे वो बोलते थे कि उस पेज पे क्या लिखा हो, तो उस स्टूडेंट ने सब कुछ सही सही बताया और वो वीडियो हो गया वायरल। वायरल होने के बाद में एक्सक्लूसिव वर्ल्ड रिकॉर्ड, किंग्स बुक्स ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, ये वर्ल्ड रिकॉर्ड वाली कुछ कंपनियां थी जिन्होंने अप्रोच किया मुझे कि सर आप वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए ट्राई करो। तो उस वक्त मैं अजमेर टूर पे था, तो उनका एक वर्ल्ड रिकॉर्ड कंपटीशन होने वाला था जयपुर में। तो मैंने कहा कि मैं काम करता हूँ, आपका कोई और भी कंपटीशन है? बोले सर एक अक्टूबर में, एक अगस्त में है। तो मैंने कहा मैं अगस्त वाले में ट्राई करना चाहता हूँ। बोले सर ये तो 8-10 दिन बाद ही है, तो बेटर है कि आप अक्टूबर वाला करो।
तो मेरा ये था कि मैं एक बार अगस्त वाला ट्राई करूं, जिसमें मुझे एक आइडिया लग जाएगा कि वर्ल्ड रिकॉर्ड में क्या क्या तैयारियां करनी होती है। जी। और वहाँ पे उसमें मैंने 100+ स्टूडेंट्स को बुक विद पेज नंबर याद करवाया, ठीक है। जिससे जाकर के बाद में धीरे धीरे वो वीडियो वायरल होना, फिर मैंने एक यूट्यूब चैनल बनाना, लोगों स्टूडेंट्स की डिमांड आना कि सर ये टेक्निक हमारे को चाहिए। देन मुझे लगा कि यार ये टेक्निक जो है अपने तक लिमिट ना रख करके इसको दुनिया तक पहुंचाना ज़्यादा ज़रूरी है। तब धीरे धीरे फिर मैंने अपने जीएसटी की टीचिंग जो है वो कम की और पूरा फोकस इस पे किया। तो एक जो है एक ऐसा गुरु होना जिसे लोग मेमोरी गुरु कहें, और इस सवाल मेरा आपसे, मैंने जैसे बीच में टोका भी था कि मेरा आपसे सच में सवाल बनता है कि क्या किताब पेज नंबर सहित याद करना संभव है? कम शब्दों में अगर आप मुझे बता पाएं कि कैसे याद रखा जा सकता है इन्हें। इसको देखो, इसमें क्या होता है कि हमारे पास में अप्रोक्स 22 टाइप्स के टेक्निक्स हैं, जी। और कुछ ऐसी भी है जिनको हम टेक्निक्स जैसे बनाते ही करके टोटल मिला के 28 टेक्निक्स होती है। वो टेक्निक सीखने के बाद में उसमें एक टेक्निक होती है मैजिक ऑफ मेमोरी। मैजिक ऑफ मेमोरी उसके अंदर क्या होता है कि आप कोई भी नंबर्स को याद रख सकते हो आसानी से, जी। नंबर्स वाली चीज़ें। तो जो बुक के कंटेंट होते हैं ना, उनको समझने के बाद में याद रखना। देखो कई लोगों को लगता है ये रट्टाफिकेशन है, हाँ। या रट्टाफिकेशन, इसमें प्योर साइंस है। आप जब तक किसी भी चीज़ के फैक्ट नहीं समझोगे जी। तब तक वो चीज़ आपको याद नहीं रह सकती, चाहे भली कितनी भी टेक्निक यूज़ कर लो आप। तो जब स्टूडेंट्स पढ़ता तो फैक्ट के साथ में पहले उस चीज़ को पढ़ लेता है, फिर उसको रिटेन करने के लिए वो मेमोरी टेक्निक यूज़ करता है। अब मेमोरी टेक्निक से उसको कंटेंट तो याद हो गया, बट उसको ये पता नहीं कि कौन से पेज पे क्या लिखा हुआ है। वो काम करती है हमारी मैजिक ऑफ मेमोरी जो टेक्निक है, वो वाली टेक्निक वो काम करती है। वो नंबर्स और कंटेंट को मिक्स करके उनको दिमाग में बैठा देती है। तो ये एक टेक्निक नहीं है, ये तकरीबन काफ़ी सारी टेक्निक्स का कॉम्बिनेशन है, जिससे अच्छा। बुक विद पेज नंबर याद हो जाती है। तो एक बात बताइए, जब गूगल के ज़माने में हम बात कर रहे हैं मेमोरीज की और टेक्निक्स की, तो आपको लगता है सही में जहाँ गूगल पे सब कुछ उपलब्ध है वहाँ हमें अपनी मेमोरी इतनी स्ट्रांग रखनी चाहिए? बिल्कुल अक्सर एआई जैसे हम लोगों को रिप्लेस करता जा रहा है। बिल्कुल रखनी चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जो आदमी जब तक जिंदा रहेगा तब तक ज़रूरत पड़ेगी। जैसे मैं कुछ एग्जांपल देता हूँ। जी। आज एआई है, एआई के ज़माने में हम कोई भी चीज़ ढूंढ लेंगे, बट जी। एग्जाम देने के लिए एआई नहीं जाएगा। हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें तो आपको पेपर लिखने पे मार्क्स मिलेगा। जी। आज अगर मान लीजिए कि मैं कितना भी इंटेलिजेंट और ब्रिलियंट स्टूडेंट हूँ, मुझे हर चीज़ याद रहती है, लेकिन एग्जाम के उन 3 घंटे में अगर पेपर पे मैं कुछ नहीं लिख पाया और उस टाइम पर मुझे क्लिक नहीं हुआ, जी। तो भले मैंने कितना भी इंटेलिजेंट या ब्रिलियंट हूँ, मुझे यहाँ का एजुकेशन सिस्टम आगे प्रमोट नहीं करेगा। बिल्कुल। और आगे प्रमोट नहीं करेगा तो मेरी ग्रोथ तो वैसे ही रुक गई, प्लेटफॉर्म भी रुक गया मेरे लिए तो। जी। और उसके लिए मेमोरी टेक्निक बहुत ज़रूरी है, ताकि एग्जाम के उन 3 घंटे में आपको कम से कम वो चीज़ें याद रहे जो आपको पेपर पे लिखनी हो। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि आपकी जो टेक्निक है वो टेक्निकली गूगल जैसी टेक्निक को भी जो है चुनौती दे सकता है? मैं यूँ नहीं बोलूँगा कि चुनौती दे सकता है, क्योंकि गूगल पे तो आपको हर चीज़ अवेलेबल हो जाएगी। जी। गूगल में आपको काफ़ी सारा डेटा वगैरह जो है वो मिल जाएगा। इतना डेटा हम हमारे ब्रेन में नहीं डाल सकते। वो अलग बात है कि हमारे ब्रेन की कैपेसिटी जो है वो तो इतनी है कि जो 30 से ज़्यादा फिल्में होती है उतना डेटा हम हमारे इसके अंदर ब्रेन में फीड कर सकते हैं एक ही साथ में, लेकिन हम वहाँ तक डेवलप ही नहीं कर पाए अपने ब्रेन को। आज हम अपने ब्रेन को जो यूज़ करते हैं ना, वो हार्डली 1 to 2% है। अगर हम जो हमारे ऐसे ऋषि मुनि वगैरह जिनको महान बोला गया है, जिन्होंने अपने टाइम में बहुत कुछ अचीव किया, उन्होंने भी अपने ब्रेन को 20 to 30% ही डेवलप किया था। अच्छा। तो ब्रेन की तो मैं यूँ बोलूँ कि गूगल और ब्रेन का कंपैरिजन करें तो ब्रेन जो वो तो बहुत आगे है उससे, लेकिन ज़रूरत है कि हम उसको डेवलप कितना कर पा रहे हैं, उस पर डिपेंड करता सारी चीज़ें। तो बट आपने जैसा अभी एक मेंशन किया, हर चीज हम दिमाग में नहीं रख सकते। आप कौटिल्य को जानते होंगे? Yes. कौटिल्य बॉय जो अभी बहुत फेमस भी हुए, केबीसी में भी बहुत सालों पहले आए थे और Yes. उनकी दोबारा चर्चा शुरू हो गई, हरियाणा में किसी चीज में वो नजर आए। तो ऐसे लड़के, ऐसे बॉय जो अपनी अभी सोशल मीडिया पे ट्रेंड में हैं, लोग हैं, गूगल बॉय कहते हैं लोग उन्हें। तो आपको लगता है सही में इतना कुछ उनके दिमाग में है कि वो सही में सब कुछ का जवाब जानते हैं, हर चीज का जवाब जानते हैं, मैप के बारे में जानते हैं, दुनिया के बारे में जानते हैं, और हर चीज डिटेल में उनको पता है? बिल्कुल बिल्कुल, ये पॉसिबल है, ये होता है। अगर आप अपने ब्रेन को एक्सप्लोर करना चाहें या यूँ बोले कि ट्रेन करना चाहें, तो ब्रेन एक ऐसी पावरफुल मशीन है हमारे पास में, जिसको मैं तो नाम दूंगा सुपर कंप्यूटर है, जिसको अगर हम ट्रेन करें ना तो हम पूरा गूगल हमारे ब्रेन में फिट कर सकते हैं। ठीक है, मतलब अगर गूगल दिमाग में आ जाए तो फिर आपको लगता है डिजिटल दुनिया में कुछ असर पड़ने वाला है? डिजिटल दुनिया में देखो हर चीज़ की अपनी अपनी एक अलग वैल्यू होती है। जी। फ्रैंकली स्पीकिंग, आज अगर हम कोई एथलीट है वो तेज़ दौड़ सकता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि उसको दिल्ली से हरियाणा जाना तो दौड़ करके ही जाना है। जी। अगर उसके पास फैसिलिटी तो उसको उपयोग में ला सकता है। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि एआई अपनी जगह पे है, हमारा जो ब्रेन है वो अपनी जगह पे है, लेकिन हाँ
हमको एआई पे इतना डिपेंड नहीं हो जाना चाहिए कि हम हमारे ब्रेन को यूज़ करना ही बंद कर दें, क्योंकि अगर हम ब्रेन को यूज़ नहीं करेंगे तो ब्रेन जो है वो ज़्यादा डेवलप नहीं हो पाएगा। फिर आज आप देखिए ना, हमारा पहले के ज़माने में जो लोग ज़्यादा पढ़े लिखे भी नहीं थे, वो मैथ्स की बड़ी बड़ी कैलकुलेशन फटाक से कर लेते थे। हाँ। अगर आज अपन किसी को बोलते हैं कि भाई कैलकुलेशन करनी है आपको, 6 × 9 क्या होता, तो 54 बताने के बजाय वो पहले एक बार कैलकुलेटर पे यूज़ करना शुरू कर देते हैं बिल्कुल। फटाक से। क्यों? क्योंकि उन्होंने ब्रेन को यूज़ ही नहीं किया, वो टेक्नोलॉजी में ही डिपेंड रहे। तो टेक्नोलॉजी पे उतना ही डिपेंड रहो जितना हमारे को जरूरत है, उससे ज़्यादा डिपेंड रहने की जरूरत नहीं है आज के टाइम में। हाल फिलहाल में खबर आई जिसमें जो है बोला गया कि चैट जीपीटी हमारी सेहत के लिए सही नहीं। इसका टेक्निकल मतलब यही है कि हमारी ब्रेन के लिए सही नहीं है। Yes. तो आप मानते हैं कि कहीं ना कहीं हम लोग अपना जितना सोचने वाली जो क्षमता थी उसको कम करके हम गूगल से और चैट जीपीटी से पूछने लगे, तो कहीं ना कहीं हार्मफुल भी हमारी सेहत के लिए आगे फ्यूचर में? बिल्कुल हार्मफुल है। चैट जीपीटी को जिन्होंने बनाया था, उन्होंने खुद ने भी ये चीज़ जो है मेंशन की थी कि ये हानिकारक चीज़ है। उन्होंने क्यों बोला इसको हानिकारक चीज़, उसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न ये है कि आदमी की नौकरियां भी जाएगी, पहली चीज़। दूसरा, आदमी इस पे ओवर डिपेंडेंट हो जाएगा। और जब आप किसी भी चीज़ पे ओवर डिपेंडेंट हो, चाहे कोई भी हो, इवन हमारे खुद के रिश्तेदार, मम्मी पापा, कोई भी हो, जिस पे भी किसी भी चीज़ पे, ह्यूमन बीइंग पे भी आप ओवर डिपेंडेंट हो, चाहे मशीन पे ओवर डिपेंडेंट हो, वो सब के लिए खतरनाक साबित होता है। तो यहाँ पे जब क्या हो गया, चैट जीपीटी की वजह से आज आप देखिए ना, आप कुछ भी चीज़ है, आपको देखना है कि भाई मुझे महेश गौड़ के बारे में जानना है, तो पहले हम क्या करते थे, उसकी रिसर्च करते थे, उसका बारे में खोजबीन करते थे, तो हमारा ब्रेन भी चलता था, हमारे ब्रेन के सारे सेंसेस जो है वो, और हमारी बॉडी के सारे सेंसेस जो ब्रेन को इन्फॉर्मेशन देते थे, सब चीज़ें एक्टिवली होती थी। आज क्या, एक बटन दबाया, में जो है टाइप करके बटन दबाया, रिसर्च आ गया, तो हमने उन चीज़ों को यूज़ ही नहीं किया। चाहे मशीन हो चाहे ब्रेन हो, अगर यूज़ नहीं करेंगे तो धीरे 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 खत्म होता जाएगा। आपके साथ बैठ के बार बार मैं ब्रेन 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 शब्द जो सुन रहा हूँ, एक सवाल मन में आता है। 3 उम्र होती है एक इंसान की। एक बचपना होता है, हम बेबी बोर्न की बात नहीं करते क्योंकि ब्रेन का क्या ही सोचना, बराबर। लेकिन 4 साल के बाद 5 साल के बाद हम डिस्कस करते हैं कि 3 उम्र होती है एक इंसान की। एक चाइल्डहुड जिसमें हम ना समझ पाते हैं जिंदगी में क्या चल रहा है एंड ऑल, एक हमारी यंग एज जिसे जेंजीज कहते हैं, और एक हमारे सीनियर सिटीजन्स जो एक। इन तीनों के ब्रेन सेल्स को आप किस नजर से देखते हैं? क्या आज के युग में ये 3 ब्रेन किस तरीके से काम कर रहे हैं? जो बच्चा होता है ना, उसका ब्रेन जो होता है, उसको जिस तरह से आप ढालना चाहिए उस तरह से आप ढाल सकते हैं जी। और जो जेनजी हैं, उनका ब्रेन भी एकदम से डेवलप्ड नहीं होता है जी। उसको भी आप ढाल सकते हैं। हमारी जो टेक्निक मेन काम करती है वो जेनजी के लिए काम करती है, मतलब जिनकी उम्र 14+ है उनके लिए काम करती है। ठीक है। और एक सीनियर सिटीजन जो है, जैसे मान लो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि 50-55+ के बाद में हमारे जो बॉडी हो, मैं ब्रेन की बात नहीं करूँगा, हमारी जो बॉडी होती है और हमारी जो सीखने की कैपेसिटी होती है, हमारे जो लर्निंग एटीट्यूड होता है वो धीरे धीरे कम हो जाता है, तो हम चीज़ों को अडोप्ट नहीं कर पाते हैं। अडोप्ट नहीं कर पाते तो वहाँ पे ब्रेन जो है ना, उसको हम ज़्यादा यूज़ नहीं कर पाते, तो इसलिए कहते हैं कि उनका जो ब्रेन है वो इतना ज़्यादा डेवलप नहीं है, वो कोई चीज़ जल्दी से सीख नहीं पाते हैं। एक्चुअली ऐसा नहीं, सीखने को तो आपने देखा होगा कि ऐसे भी लोग हैं। मैं आपको बताता हूँ, अभी हमारा रिसेंट जो मेरे स्टूडेंट है जो CA के, उनकी एज 59 है, बहुत ब्रिलियंट है वो। क्यों? क्योंकि वो अडॉप्ट कर पा रहा है। तो जो ब्रेन है, इनके 3 लेवल है। सीनियर सिटीजन का ब्रेन डेवलप्ड ब्रेन कहलाता है, उसमें ज़्यादा सीखने की करने की गुंजाइश नहीं रहती है। बट जो जेनजी का ब्रेन है आज के टाइम में, वो एक ऐसा ब्रेन है जिसको हम बोल सकते हैं कुमार का जो गड़ा होता है ना, वो गड़े का शेप देने का टाइम है। उसको जिस तरह से वो ब्रेन को ट्रेन किया जाएगा, वो उसी तरह से ब्रेन ट्रेन हो जाएगा। और जो बच्चा होता है वो अभी कच्ची मिट्टी है, उसके बारे में आप सोच सकते हो कि इसको मुझे क्या रूप देना है, उस हिसाब से उनका ब्रेन होता है। थोड़ा सा ना रुख बदलते हैं चर्चा की। इस वक्त एक सवाल ये भी बनता है कि हम प्रेशर नहीं हैंडल कर पाते, आम जनता प्रेशर हैंडल नहीं कर पाती, एक स्टूडेंट प्रेशर हैंडल नहीं कर पाता, एक कॉर्पोरेट एम्प्लॉय हैंडल नहीं कर पाता प्रेशर को। बट इसको पहले कि मैं इन सब चीजों पे आऊं, एक 2 शब्द का सवाल बनता है कि पेरेंट्स प्रेशर और रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रेशर जो आज हम लोग युवाओं की बात करते हैं, जो मैं भी ऐसे आपसे पूछूंगा, हम युवाओं की बात करते हैं, जेंजीज की बात करते हैं, क्लासमेट्स की बात करते हैं, और पॉलिटिक्स की बात करते हैं, एक प्रेशर। लेकिन एक पेरेंट्स प्रेशर और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रेशर, ये दोनों शब्द आपकी मेमोरी की दुनिया में किस तरीके से नजर आती है? देखो सर, ये एक ऐसा प्रेशर है जिन्होंने बच्चों का करियर ख़त्म कर रखा है। फ्रैंकली स्पीकिंग, थोड़ा सा मैं अलग तरह से बात करूँगा यहाँ पर। जो पेरेंटल प्रेशर है ना, वो इतना ज़्यादा ओवर प्रेशर हो जाता है कई बार कि बच्चा अपने दिमाग को डेवलप ही नहीं कर पाता है। 90 to 95% पेरेंट्स जो है ना,
वो अपने बच्चों के ब्रेन में, दिमाग में काफ़ी कुछ डालना चाहते हैं, जी। बराबर। बट वो फिर भी उनको लगता है कि हम बच्चों को समझाते हैं, उनके करियर के लिए, उनके भले के लिए बोलते हैं, बट ये समझ नहीं पा रहे हैं, इनको अक्ल नहीं है। एक्चुअली गलती मैं ये नहीं बोलूँगा कि बच्चों की गलती पेरेंट्स की है। एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। अगर मैं आपको एक खाली बोतल दूँ जी। जिस पर ढक्कन लगा हुआ है, उसमें अगर हमारे को एक साफ पानी डालना है, तो हमारा पहला स्टेप क्या होगा? उस खाली बोतल का ढक्कन खोलना। बिल्कुल। पेरेंट्स क्या करते हैं? बच्चों के उस ब्रेन का ढक्कन खोलते ही नहीं है, सीधा पानी डालने की कोशिश करते हैं। तो पानी जाएगा कैसे अंदर? आपको अगर बच्चों को समझाना, तो पहले उनके ब्रेन का ढक्कन खोलना होगा। दूसरा, कंपेयर करना बंद करो बच्चों को। आजकल कितना कंपैरिजन बढ़ गया है, शर्मा जी का बेटा ये कर रहा है, वर्मा जी का बेटा ये कर रहा है। अरे तो हर किसी के पास में एक जैसा टैलेंट नहीं होता नहीं है। होता। हर एक का अलग अलग एक शौक होता है, एक अलग हॉबी होती है। सचिन तेंदुलकर के पेरेंट्स ने अगर उसको बोला होता कि भाई सचिन तेंदुलकर भाई ये काम करो, तुम पढ़ाई में इंटेलिजेंट नहीं हो, तुम एक काम करो, मजदूरी करो, खेलने कोई नहीं जाना, क्यों खेल कूद में टाइम वेस्ट करो, पढ़ाई में तो तुम्हारे अच्छे नंबर नहीं आते, तो इंडिया को एक ग्रेट प्लेयर कभी नहीं मिलता। तो ये पेरेंट्स को समझना होगा। दूसरी एक और चीज़ जो मैं पेरेंट्स को बताना चाहूँगा, हमारे एंशियंट टाइम में एक बात जो है, जो अक्सर वो पहले के ज़माने में हम फॉलो क्या करते थे, जो आज के ज़माने के पेरेंट्स भूलते जा रहे हैं उस चीज़ को। अगर हम उस चीज़ को फॉलो करें आज के टाइम में भी, तो ये एक वरदान साबित होगा हमारी आने वाली जनरेशन के लिए। पहले आपने सुना होगा कि ये बोला जाता कि 5 साल तक का बच्चा था उसको खूब प्यार करो, जी। 5 साल से 17 साल तक के बच्चे को डिसिप्लिन में रखो, जी। और 17 साल के बाद में आप बच्चे के दोस्त बन जाओ। जी। एक्चुअली मैं इसको ये बोलना चाहूँगा कि पहले राजा महाराजा जो होते थे, उनके पास पैसों की कमी थोड़ी थी। नहीं। वो गुरुजनों को अपने वहाँ पे बोलते भाई यहाँ पे आकर के पढ़ाओ हमारे बच्चों को, बट नहीं, वो आश्रम में भेजते थे। कारण क्या है? 5 साल तक बच्चों को प्यार किया, उसके बाद आश्रम में भेजने के पीछे का रीज़न था कि कम खर्चे में और कम जो भी संसाधन है उसमें वो अपनी ज़िंदगी कैसे जी सकते, ये सिखाना। उसके अलावा उनको मजबूत बनाना, ताकि जब भी लाइफ में मुसीबतें उनके ऊपर आए, वो टूट ना जाए, बिखर ना जाए, सुसाइड जैसी चीज़ें कदम ना बढ़ाए। इन सब चीज़ों के लिए उनको मजबूत किया जाता था। जी। और 17 साल के बाद में कहते हैं कि आप अपने बच्चे के दोस्त बनो। मैं इसके भी खिलाफ हूँ। 17 साल के बाद में आपको बच्चों का दोस्त नहीं बनना है, फ्रेंड नहीं बनना है, पेरेंट्स जो है फ्रेंडली बनना है। फ्रेंड नहीं बनना, फ्रेंडली बनना, दोनों में डिफरेंस है। ठीक है। फ्रेंड बनने का मतलब तो क्या हो गया कि फ्रेंड को आप कभी अपन बोलते हैं कि यार सिगरेट पीने की इच्छा होती, फ्रेंड बोलता रुक मैं लेकर के आता हूँ। देखा, हमारा बच्चा बोलेगा पापा मैं सिगरेट पीना चाहता हूँ, बोलेंगे रुक मैं लेकर के आता हूँ। नहीं, हमें फ्रेंडली बनना है। फ्रेंडली बनने से क्या फ़ायदा होगा? बच्चा आपको बोलेगा कि पापा मैं सिगरेट पीना चाहता हूँ, तो हम बताएंगे बेटा ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, ये तुझे नुकसान पहुँचाएगी, तो उस चीज़ को समझेगा और वो गलत कदम पे, गलत रास्ते पे नहीं जाएगा। अब आज के पेरेंट्स क्या शुरू से बच्चों को पैम्पर करके रखते हैं, और पैम्पर करते करते इतना पैम्पर कर लेते हैं कि जब बाद में उनको लगता है कि बच्चा गलत कदम पे जा चुका और उसको रोक भी नहीं पाते वो उस टाइम पर। तो ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। तो उसको संभालना जरूरी है आज की जनरेशन को, और आज के पेरेंट्स को ये चीज़ समझनी होगी। प्यार करें, बट किस तरह से, जिस तरह से कुम्हार घड़े को बनाते हो अंदर हाथ रखता है और ऊपर से थपथपाता है, कि ज़्यादा डांटना नहीं है, उन पर चिल्लाना नहीं है, ऐसा माहौल क्रिएट नहीं करना कि बच्चा घबरा जाए और आपको खुल करके बात ना बोल पाए, उस पर प्रेशर नहीं देना है, बट उसका दोस्त जैसा बिहेवियर करके उसके साथ में उसके डर को निकालना है, उसको मोटिवेट करना है, उसके पैशन को उसको फॉलो करवाना है, उसके सपनों को पूरा करने में उसके साथ कदम से कदम मिला करके चलना है। काश के ऐसा सब लोग कर पाते। और देश में जितना दुर्भाग्य है देश का कि कुछ न कुछ हादसे हमें अक्सर सुनने को मिलते हैं जहाँ पे लड़कों ने कुछ ऐसा कर दिया जिसकी वजह से माँ जो है रोती हुई रह जाती है और कुछ लोग जेल तक पहुँच जाते हैं। शायद यही पैम्परिंग हम थोड़ी कम कर दें तो कहीं ना कहीं आपके हिसाब से चीज़ें बदली जा सकती हैं।